इस वीडियो लेक्चर में आज हम क्लास +2 फिजिक्स का जो सैम्पल पेपर है सीबीएसई बोर्ड का उसको सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन पेपर में 33 क्वेश्चन है, जो 5 सेक्शन जो है ए बी सी डी और ई में इसको डिवाइड किया गया है। ऑल सेक्शन आर कंपल्सरी। और सेक्शन ए में 16 क्वेश्चन है, 12 एमसीक्यू है और 4 असर्शन रीजनिंग टाइप क्वेश्चन आंसर हो गए, 1 मार्क्स ईच, प्रत्येक 1 नंबर का क्वेश्चन होगा। सेक्शन बी में 5 क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का प्रत्येक क्वेश्चन होगा। सेक्शन सी में 7 क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का 1 होगा। और सेक्शन डी में 2 केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन है, जिसमें 4 मार्क्स ईच है। और सेक्शन ई में 3 लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है, 5 मार्क्स के। फर्स्ट ऑफ ऑल हम सेक्शन ए को लेंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, if a charged hollow sphere and a solid sphere of aluminium and copper of equal radii are in electrostatic equilibrium, then which of the following statement is true? इस क्वेश्चन में हमारे पास 2 स्फीयर गिवन है, एक एल्यूमिनियम का है, दूसरा कॉपर का, और दोनों है चार्ज्ड होलो स्फीयर हो गया ये एक, दूसरा सॉलिड स्फीयर, और दोनों का जो रेडियस है वो इक्वल है, गिवन है, और दोनों जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम में है। हम जानते हैं अगर कोई 2 बॉडी जो है वो इक्विलिब्रियम में होंगी तो वो द बॉडी हैव द सेम पोटेंशियल, उन दोनों का सेम पोटेंशियल होगा। आल्सो पोटेंशियल इज इक्वल टू कैपेसिटेंस ओवर चार्ज होता है, और वेयर सी जो होगा दिस इज द कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर, और ये होती है हमारे पास 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। किसके ऊपर डिपेंड करती है? रेडियस और एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस के ऊपर। द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस ऑन द सरफेस डिपेंड्स ऑन द ज्योमेट्री ऑफ द कंडक्टर, नॉट इट्स इंटरनल रेजिस्टेंस। सिंस 2 स्फीयर हैव द सेम रेडियाई, देयर ज्योमेट्री इज सेम, सो दे विल हैव सेम चार्ज। जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा सरफेस के ऊपर वो डिपेंड करेगा ज्योमेट्री ऑफ द कंडक्टर, ये उसकी किस तरह की ज्योमेट्री है, नॉट इंटरनल मटेरियल, जो उसका इंटरनली मटेरियल है उसके ऊपर। अब क्वेश्चन में 2 स्फीयर गिवन है, ये दोनों का इक्वल रेडियाई है तो उनकी ज्योमेट्री भी सेम होगी, सो उनके ऊपर जो चार्ज होगा वो भी सेम होगा। सो इस क्वेश्चन में ए ऑप्शन जो है वो 2 होगी, बोथ द स्फीयर आर हैविंग इक्वल चार्जेस। क्वेश्चन नंबर 2, अ कॉइल कंटेन n टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर ऑफ डायमीटर स्मॉल d and resistivity rho wound on a cylinder of diameter capital D. What is the total resistance between the 2 end of the coil of the copper wire? जो डायमीटर है सिलेंडर का वो ग्रेटर देन डायमीटर ऑफ द वायर के, ये भी आपके पास गिवन है। इस क्वेश्चन में हमारे पास एक कॉइल है जिसके नंबर ऑफ टर्न्स गिवन है कैपिटल N है, और जो डायमीटर ऑफ कॉपर वायर है वो भी आपके पास गिवन है स्मॉल d, और डायमीटर ऑफ सिलेंडर भी गिवन है कैपिटल टी, और जो रेजिस्टिविटी है कॉपर की वो रो गिवन है। यहाँ पे हमने जो ये 2 एंड है ए और बी, इसके भी जितनी भी रेजिस्टेंस बनेगी उसको फाइंड आउट करना है। ये सिलेंडर ले लिया जिसका डायमीटर कैपिटल टी है, और इसके ऊपर कॉपर वायर को रैप कर दिया। रेजिस्टेंस को निकालने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेंथ निकालेंगे कॉपर वायर की। जो लेंथ होगी दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स मल्टीप्लाई सर्कमफ्रेंस ऑफ द सिलेंडर, और जो सर्कमफ्रेंस होगा सिलेंडर का दैट इज 2 पाई आर। अब डायमीटर ऑफ सिलेंडर कैपिटल डी है तो इसका रेडियस बन जाएगा, डायमीटर होता है ट्वाइस ऑफ रेडियस, रेडियस होगा डायमीटर का हाफ, दैट इज कैपिटल डी बाई 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम आर की जगह भर देंगे डी बाई 2, तो यहाँ पे एन मल्टीप्लाई 2 पाई डी बाई 2, 2 के साथ 2 कैंसल, और लेंथ बन जाएगी कॉपर वायर की n पाई डी। अब एरिया निकालेंगे, वायर सर्कुलर होती है तो उसका जाएगा एरिया पाई आर स्क्वायर, तो पाई डी बाई 2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ बन जाएगा डी स्क्वायर बाई 4। अब जो रेजिस्टेंस होती है उसका रिलेशन होता है रो एल ओवर ए, दिस इज इक्वल टू रो जो होगी हमारे पास दिस इज रेजिस्टिविटी, और एल की वैल्यू n पाई डी भर देंगे, और एरिया की वैल्यू दैट इज पाई डी स्क्वायर बाई 4। यहाँ पे पाई के साथ पाई कैंसल, 4 ऊपर चला जाएगा तो ये बन जाएगा 4 रो एन डी ओवर स्मॉल डी का स्क्वायर, तो ये रेजिस्टेंस आ जाएगी।
So in this question, A option is the correct option. Question number 3. If the phasor diagram for a device connected to AC supply is shown in the figure, then which of the following statement is true? ये हमारे पास फेजर डायग्राम गिवन है। इसमें जो ये करंट है वोल्टेज को लीड कर रहा है। करंट जो है इन दिस डायग्राम, करंट लीड्स वोल्टेज, और कितने एंगल के साथ है? π/2 के साथ। जब करंट वोल्टेज को लीड करता है तो जो अप्लायंस होता है दैट इज वो होता है हमारे पास इज अ कैपेसिटर। तो वो क्या होगा? कैपेसिटर। और कैपेसिटर के केस में जब हम फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी सोर्स को इंक्रीज करते हैं तो उसकी इम्पीडेंस डिक्रीज होती है उस डिवाइस की। सो हियर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द रेडियो वेव एंड गामा वेव्स? जो रेडियो वेव है और गामा रेज है इनके लिए कौन सी जो स्टेटमेंट होगी वो ट्रू होगी? फर्स्ट वन, द एनर्जी ऑफ गामा रे इज लेस देन दैट ऑफ द रेडियो वेव्स। जो एनर्जी होती है गामा रे की वो लेस देन ऑफ रेडियो वेव्स, ये फॉल्स है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडियो वेव इज हायर देन द गामा रेज। जो फ्रीक्वेंसी होती है रेडियो वेव्स की वो लेस देन होती है गामा रेज के, तो ये भी गलत है। द रेडियो वेव्स एंड द गामा रेज हैव द सेम एनर्जी, दोनों की सेम एनर्जी होती है, ये भी गलत है। तो हमारे पास बच गया द एनर्जी ऑफ रेडियो वेव इज लेसर देन द गामा रेज। ये ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगी क्योंकि एनर्जी होती है दिस इज इक्वल टू एच न्यू, और जो न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी जो होगी रेडियो वेव की वो हमारे पास लेस देन होती है गामा रेज की बजाय। तो जब आपके पास फ्रीक्वेंसी कम होगी तो हमारे पास एनर्जी भी कम होगी। सो यहाँ पे डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5. अ ग्लास प्रिज्म हैज इंटरनल एंगल ऑफ 45 डिग्री, 45 डिग्री एंड 90 डिग्री. The glass has the critical angle 45 degree. Which of the following ray diagram depict the possible path of the light through the prism? एक ग्लास प्रिज्म है जिसके इंटरनल एंगल है, ये हमारे पास 45 है, ये भी 45 है और ये 90 डिग्री। और जो जब इसमें से रे ऑफ लाइट एंटर करेगी और इसका जो क्रिटिकल एंगल है ग्लास का वो है हमारे पास 45 डिग्री। जब रे ऑफ लाइट एंटर करेगी तो यहाँ पे आके बीसी सरफेस के ऊपर टकराएगी, यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस करेगी और बाहर निकल जाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास ये ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। फॉर वीआई कैंडिडेट के लिए जो क्वेश्चन है, लाइट पासिस फ्रॉम ए सर्टेन मीडियम इनटू एयर, द क्रिटिकल एंगल ऑफ द गिवन मीडियम इज थीटा, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन गिव्स द स्पीड ऑफ लाइट इन द गिवन मीडियम, वेयर सी इज द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। क्वेश्चन में गिवन है लाइट पास कर रही है फ्रॉम सर्टेन मीडियम टू एयर, मीडियम से एयर में, और जो क्रिटिकल एंगल है इन दैट केस जो एंगल ऑफ क्रिटिकल है वो कितना है हमारे पास, दैट इज थीटा। जो क्रिटिकल एंगल है वो हमारे पास थीटा गिवन है, और जो एक्सप्रेशन होगा स्पीड के लिए वो हमने फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे आ जाएगा, मान लो स्पीड आ रही है वो v1 अपॉन सी, दिस इज इक्वल टू साइन थीटा सी, थीटा सी ले लिया हमने, क्रिटिकल एंगल ओवर साइन 90 डिग्री। अब थोड़ा इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा ये v1 इक्वल टू इधर c साइन थीटा सी ओवर 90, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो दिस इज इक्वल टू c साइन थीटा सी। सो हियर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6, द लाइट फ्रॉम अ मोनोक्रोमेटिक सोर्स, मोनोक्रोमेटिक सोर्स वो सोर्स होता है जिसकी सिंगल वेवलेंथ हो, इज इंसिडेंट ऑन अ सिंगल स्लिट एंड द रिजल्टिंग डिफ्रैक्शन पैटर्न इज व्यूड ऑन अ स्क्रीन। द ग्राफ शो द वेरिएशन ऑफ इंटेंसिटी विद द डिस्टेंस ऑन द स्क्रीन। क्वेश्चन में गिवन है एक मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट है जो कि इंसिडेंट हो रहा है सिंगल स्लिट के ऊपर और डिफ्रैक्शन पैटर्न बन रहा है जो कि स्क्रीन के ऊपर व्यू हो रहा है,
और जो ग्राफ दिया है वेरिएशन ऑफ इंटेंसिटी विद द डिस्टेंस ऑन द स्क्रीन, वो हमारे पास ये गिवन है। यहाँ पे ये डिस्टेंस आ गई और इंटेंसिटी के लिए। द विड्थ ऑफ द स्लिट इज इंक्रीज कीपिंग द इंटेंसिटी ऑफ द सोर्स सेम। जो विड्थ जो है स्लिट की उसको हम इंक्रीज करेंगे बिना इंटेंसिटी जो होगी सोर्स को उसको बढ़ाए, मतलब इंटेंसिटी ऑफ सोर्स जो है उसको सेम रखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ इज करेक्ट, कौन सा ग्राफ जो है वो करेक्ट होगा। और जो ओरिजिनल कर्व है, ये जो ओरिजिनल कर्व थी इसको डैश्ड लाइन के साथ रिप्रेजेंट किया गया है। इसके लिए जो एक्सप्लेनेशन होगी, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है जो विड्थ है स्लिट की वो इंक्रीज हो रही है, विड्थ इंक्रीज होने से क्या होगा, एम्पलीट्यूड आल्सो इंक्रीज होगा और इंटेंसिटी विल आल्सो इंक्रीज। सो यहाँ पे ये डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगी। नेक्स्ट है फॉर वीआई कैंडिडेट्स, द फिनोमेना ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स रिजल्टिंग इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी इज नोन एज। जो फिनोमेना होता है जिसमें दो वेव्स जो हैं सुपर इम्पोज करती है और उनमें जो रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है एनर्जी का, दैट इज नोन एज अ इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। सो हियर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन corresponds to the emission of the radiation of the maximum wavelength। इस क्वेश्चन में 6 जो है ट्रांजिशन स्टेट है और इनमें से कौन सी ट्रांजिशन में जो एमिशन होगा रेडिएशन का, इन दैट केस मैक्सिमम वेवलेंथ आएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो थर्ड ट्रांजिशन है और 5th और 6th में, इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो जंप कर रहा है फ्रॉम लोअर एनर्जी टू हायर एनर्जी लेवल। जब लोअर से हायर में जाएगा तो वो क्या करेगा, एनर्जी गेन करेगा। तो हम जानते हैं एनर्जी किसका होता है, दिस इज इक्वल टू hc ओवर लैम्डा, और एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, और वेवलेंथ हो गया इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी। अगर E बढ़ेगी तो वेवलेंथ कम होगी। तो जो हमारे पास 3rd, 5th और 6th, इसमें मैक्सिमम वेवलेंथ नहीं हो सकती है। अब बचता है 1st, 2nd और 4th। तो इन दैट केस जो डेल ई होगा, डेल ई क्या होता है, चेंज इन एनर्जी बिटवीन द टू शेल। जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन 2nd से 1st में आ रहा है, एनर्जी लिख लेते हैं डेल E1, फिर 4th से 2nd में आ रहा है, इसको आ जाएगा हमारे पास डेल ई 2nd आई दिया हुआ तो डेल ई 2nd लिख लिया, और जब 3rd से 2nd में आ रहा है तो डेल ई ये दिखा है 4। तो हमारे पास जो है डेल E1 ग्रेटर देन डेल E2 ग्रेटर देन डेल E4 होगा। सो इन दिस केस जो एनर्जी जो है 4th केस में, जब आपके पास वो इलेक्ट्रॉन आएगा 3rd से 2nd में, इन दैट केस एनर्जी जो है वो कम होगी इन तीनों का कंपैरिजन। वेवलेंथ होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी, और एनर्जी कम होगी तो वेवलेंथ ज़्यादा होगी। तो जो 4th ट्रांजिशन है, इन दैट केस जो वेवलेंथ होगी वो मैक्सिमम होगी। सो हियर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है फॉर वीआई कैंडिडेट, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन कॉरस्पॉन्ड टू द एमिशन ऑफ रेडिएशन ऑफ मैक्सिमम वेवलेंथ। मैक्सिमम वेवलेंथ कब होती है, जब हमारे पास वो 3rd से 2nd में आएगा। सो हियर हमारे पास इन दिस केस सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8, अ चार्ज पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड अलोंग द एक्सिस ऑफ अ करंट कैरिंग लूप, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। क्वेश्चन में गिवन है एक चार्ज पार्टिकल है जिसको हम प्रोजेक्ट करते हैं अलोंग द एक्सिस ऑफ करंट कैरिंग लूप। करंट कैरिंग लूप हम ले लेंगे, ये मैंने करंट कैरिंग लूप ले ली, ये इसकी एक्सिस होगी, और मतलब मान लो इसमें करंट जो फ्लो कर रहा है लूप में, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो हमारे पास इसके अलोंग द एक्सिस ऑफ द लूप होगी। अब पार्टिकल को भी प्रोजेक्ट किया जा रहा है अलोंग द एक्सिस ऑफ द करंट कैरिंग लूप, मतलब विद वेलोसिटी मान लो v के साथ। तो जब आप इस पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में प्लेस करोगे तो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, दिस इज इक्वल टू क्यू बी क्रॉस
बी होता है। तो हमारे पास ये बन जाएगा F इज इक्वल टू क्यू बी साइन थीटा। अब ये V और कैपिटल V जो वेलोसिटी होगी पार्टिकल की और मैग्नेटिक फील्ड, ये दोनों आपस में क्या होंगे, पैरेलल। पैरेलल मतलब थीटा क्या होगा, 0। तो यहाँ पे हम वैल्यू भर देंगे क्यू बी साइन 0 डिग्री। साइन 0 की वैल्यू 0 होती है तो फोर्स क्या आ जाएगी, 0। अब अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। अब फोर्स 0 है तो मास 0 नहीं हो सकता, तो मतलब हमारे पास क्या हो गया, एक्सेलरेशन आ गया 0। और एक्सेलरेशन 0 है तो इट मीन्स वो चार्ज पार्टिकल मूव करेगा विद द कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ। सो हियर इन दिस क्वेश्चन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, द चार्ज पार्टिकल विल मूव विद द कांस्टेंट वेलोसिटी। क्वेश्चन नंबर 9, 2 small identical magnets are allowed to fall freely, one through a vertical solenoid of 20 meter made up of copper and another in air through the same vertical distance. The time taken by the two magnets to fall will be। क्वेश्चन में गिवन है 2 मैग्नेट है, आइडेंटिकल मैग्नेट है। मान लो एक मैग्नेट ये आ गया, दूसरा ये आ गया, इनको हम सेम वर्टिकल डिस्टेंस मतलब सेम हाइट से थ्रोन करते हैं। और एक मैग्नेट जो है उसको वो जाएगा सोलोनाइड के अंदर से। तो सोलोनाइड है इस तरह से, जब मैग्नेट जो है सोलोनाइड की तरफ जाएगा तो क्या होगा, तो जो सोलोनाइड की मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द सोलोनाइड चेंज होगा, जिसके कारण होगा यहाँ पे एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी। ईएमएफ इंड्यूस इस तरह से होगी अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ, ये अपोज करेगी जो आपके पास मोशन है मैग्नेट का उसको, तो ये धीरे धीरे नीचे पहुंचेगा आपके, ठीक है। अब दूसरा मैग्नेट जो है उसको हम एयर में फेंकेंगे तो ये कम समय लेगा अर्थ के ऊपर पहुंचने के लिए, क्योंकि इसको अपोजिशन नहीं मिलेगी। इन दिस क्वेश्चन सी ऑप्शन करेक्ट होगी, मोर फॉर द मैग्नेट फॉलिंग थ्रू द सोलोनाइड। क्वेश्चन नंबर 10, द EMF जनरेटर बाय एन AC जनरेटर is given by V is equal to V naught sin omega t, where omega is the angular frequency of armature of the generator. What will be the EMF if the angular frequency double? क्वेश्चन में गिवन है एक AC जनरेटर है जिसमें जो वोल्टेज है V is equal to V naught sin omega t, और ओमेगा जो है एंगुलर फ्रिक्वेंसी है आर्मेचर ऑफ द जनरेटर की। और व्हाट विल बी द EMF, EMF क्या होगी, मतलब EMF में क्या चेंज आएगा अगर एंगुलर फ्रिक्वेंसी को हम डबल कर देते हैं। वोल्टेज हमारे पास गिवन है V इज इक्वल टू V नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। अब V नॉट जो है दिस इज द पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज, और ये किसके बराबर होती है, NABW। अब जब हम W को डबल कर देंगे, मतलब एंगुलर फ्रिक्वेंसी को डबल कर देंगे, तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, दिस इज इक्वल टू VO इज इक्वल टू 2NABW, क्योंकि W की जगह 2 कर देंगे, और यहाँ पे ये क्या बन जाएगा, दिस इज इक्वल टू V नॉट हो जाएगा 2NABW, और ओमेगा यहाँ पे साइन 2 ओमेगा टी। तो अब हमारे पास ये बन जाएगा 2NABW क्या है हमारे पास, दिस इज V नॉट, ये बन जाएगा 2V नॉट साइन ऑफ 2 ओमेगा टी। सो यहाँ पे सी इज द करेक्ट ऑप्शन होगी। क्वेश्चन नंबर 11, द रेशियो ऑफ न्यूक्लियर डेंसिटी ऑफ 2 न्यूक्लियाई हैविंग द मास नंबर 8 and 27 इज। जो रेशियो होगी न्यूक्लियर डेंसिटी की 2 न्यूक्लियाई गिवन है जिनका मास जो है 8 and 27 है, तो जो डेंसिटी की रेशियो होगी वो हमने निकालनी है। वी नो दैट न्यूक्लियर डेंसिटी does not depend on mass number, वो मास नंबर के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। अगर वो मास नंबर के ऊपर डिपेंड नहीं करती है तो जो 2 न्यूक्लियाई हैं उनकी डेंसिटी की रेशियो 1:1 होगी। सो हियर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 12, व्हेन वी मूव मैग्नेटिक कंपास फ्रॉम P to Q देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। जब हम मैग्नेटिक कंपास नीडल को
मूव करवाएंगे फ्रॉम पी टू क्यू, पी से क्यू की तरफ, तो कौन सी स्टेटमेंट ट्रू होगी? यहाँ पे हमारे पास इस क्वेश्चन में बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगी। द डिफ्लेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक नीडल एट पी एंड क्यू विल बी इन द अपोजिट डायरेक्शन। इसके लिए रीज़न क्या होगा? जब इस सोलेनॉइड में से करंट फ्लो करेगा तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाई करेगी। विद इन द सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो यूनिफॉर्म होगी और बाहर जो है वो इस तरह से क्लोज लूप बनेगी। तो इस तरह से हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू डिफरेंट होगी डिफरेंट पॉइंट के ऊपर। सो जो डिफ्लेक्शन होगी मैग्नेटिक नीडल में एट पी एंड क्यू के ऊपर वो अपोजिट होगी डायरेक्शन में। एज द मैग्नेटिक फील्ड एट द इक्वेटर इज एंटी पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड एट अ पोल। सो इसके कारण जो है एट पॉइंट पी एंड क्यू जो डिफ्लेक्शन होगी मैग्नेटिक नीडल में वो अपोजिट इन डायरेक्शन होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 13, असर्शन एंड रीजनिंग टाइप क्वेश्चन आंसर है। असर्शन क्या है? द टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम इज नेगेटिव। जो टोटल एनर्जी होगी इलेक्ट्रॉन की हाइड्रोजन एटम में वो नेगेटिव होती है, क्योंकि जो एनर्जी होती है ई एन इज इक्वल टू ग्राउंड स्टेट में -13.6 ओवर एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। सो यहाँ पे असर्शन ट्रू है। अब रीजन, द सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जो सेंट्रीपिटल फोर्स होती है वो प्रोवाइड होती है किसके द्वारा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के द्वारा। तो इसके लिए एक्सप्लेनेशन ये आ गया हमारे पास एटम। एटम के अंदर होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर होता है पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन जो है इस न्यूक्लियस के चारों चक्कर लगाते हैं। तो जो न्यूक्लियस दैट इज प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच जो होगी फोर्स दैट इज नोन एज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और इन दोनों के बीच जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगी वही नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करवाएगी इलेक्ट्रॉन को टू रिवॉल्व इन अ सर्कुलर ऑर्बिट। सो हियर रीजन भी ट्रू है, what reason is not the correct explanation of assertion. So in this case हमारे पास बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगी। both assertion and reason are true, what reason is not the correct explanation of assertion. Question number 14, assertion, the critical angle of light passing from a glass to air is minimum for violet color. जो क्रिटिकल एंगल होगा जब लाइट पास करेगी ग्लास से एयर में वो मिनिमम होता है फॉर वायलेट कलर के लिए। सो इन दिस क्वेश्चन जो हमारे पास असर्शन है वो ट्रू है, क्योंकि जो क्रिटिकल एंगल होता है साइन सी दिस इज इक्वल टू 1/n। एन क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है फॉर ग्लास इज हायर फॉर वायलेट कलर के लिए, वायलेट कलर के लिए हायर होता है। अगर एन हाई होगा, अगर एन हाई होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई होगा तो क्रिटिकल एंगल जो है वो मिनिमम होगा। सो यहाँ पे असर्शन ट्रू है। रीजन, द वेवलेंथ ऑफ ब्लू लाइट इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द अदर कलर्स। ये रॉन्ग है, क्योंकि जो पैटर्न होता है बिबग्योर का पैटर्न होता है। वाइट लाइट जो होता है उसमें 7 कलर होते हैं, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। जो हमारे पास वायलेट होता है, वायलेट की वेवलेंथ सबसे कम होती है। मतलब अब जब आप वायलेट से कहाँ तक, किस तरफ जाओ? रेड की तरफ। तो जो वेवलेंथ है दैट इज वो क्या करती है? वो क्या करती है? इंक्रीज। तो ब्लू कलर की वेवलेंथ वो कम होगी ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड की बजाय, और ज़्यादा होगी वायलेट और इंडिका के। सो यहाँ पे रीज़न जो है वो फॉल्स है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगी। असर्शन इज ट्रू, व्हाट रीजन इज फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 15, असर्शन, टू लाइट सोर्स इमिटिंग वेव ऑफ सिमिलर वेवलेंथ आर कोहेरेंट। दो लाइट सोर्स हैं जो कि वेव एमिट कर रहे हैं और उनकी सिमिलर वेवलेंथ है वो कोहेरेंट होते हैं। सो यहाँ पे असर्शन फॉल्स है, बिकॉज टू लाइट सोर्सेज having similar wavelength are not necessarily coherent. For two light sources to be coherent, they must have constant phase difference. अगर दो similar wavelength वाले source हैं तो वो necessarily coherent नहीं होंगे, उनको एक और condition fulfill करनी पड़ेगी। They must have a constant phase difference. उनका constant phase difference होना चाहिए, तभी वो coherent होंगे।
सो यहाँ पे assertion false है. Reason, two light sources emitting wave having zero or constant phase difference are known as a coherent sources. Reason 2 है. बट इस क्वेश्चन में यहाँ पे डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगी, क्योंकि जो हमारे पास यहाँ पे 4 ऑप्शन गिवन है, इनमें से कोई भी ऑप्शन ऐसे नहीं जहां पे assertion false है और रीजन 2 है. सो यहाँ पे बोथ assertion एंड रीजन आर false वाली ऑप्शन करेक्ट होगी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16. assertion, for 3 point charges to be in equilibrium they must be collinear. assertion 2 है. रीजन, one of the 3 charges must have different polarity than rest of the 2. रीजन भी 2 है. What reason is not correct explanation of assertion. यहाँ पे बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगी. assertion के लिए explanation, assertion 2 होगा, for 3 charges to be in equilibrium they must be on a straight line or collinear, otherwise the net force cannot cancel in all direction. 3 चार्जेस जो होंगे वो इक्विलिब्रियम में होंगे अगर वो कोलिनियर हो या फिर वो स्ट्रेट लाइन के ऊपर लाई करें, अदरवाइज जो नेट फोर्स होगी वो आपस में कैंसिल नहीं हो पाएगी इन ऑल डायरेक्शन. रीजन है, वन ऑफ द 3 चार्जेस मस्ट हैव डिफरेंट पोलैरिटी देन रेस्ट ऑफ द 2. रीजन भी ट्रू है. टू अचीव इक्विलिब्रियम वन चार्ज मस्ट हैव अपोजिट साइन सो दैट द अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव फोर्सेस कैन बैलेंस. इक्विलिब्रियम कंडीशन को अचीव करने के लिए एक चार्ज जो है उसका वो अपोजिट साइन होना चाहिए, जिसके कारण क्या है, अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस जो है वो बैलेंस हो सके. सो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट होगी. बोथ assertion एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion.